अब हम यूएचएस के टॉपिक 6 वेव्स से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले ये देखते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही शो करेगा। तो मैं यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम शो करूंगा जिसमें डिफरेंट वेव्स को शो किया जाएगा। वो स्पेक्ट्रम कुछ यूं है जी। सबसे पहले जी यहां पे रेडियो वेव्स, उसके बाद बेटा आती हैं माइक्रोवेव्स, उसके बाद इंफ्रारेड जिसे हम आईआर कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस। उसके बाद बचे विजिबल, नेक्स्ट बचे हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं जिन्हें हम यूवी रेज भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आती हैं एक्स रेज एंड देन गैमा रेज आती हैं। अल्ट्रावायलेट के बाद हमारे पास आएंगे जी एक्स रेज और फिर यहां पे लास्ट में आएंगी गैमा रेज। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप सेकंड ईयर में भी स्पेक्ट्रम को देख के आए हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। आप बेटा अपनी सेकंड ईयर की इसे कहां से देखेंगे? बेसिकली आप अपनी सेकंड ईयर की टेक्स्ट बुक देखिए, चैप्टर नंबर 19 में फोटोन का आर्टिकल होगा। तो फोटोन के आर्टिकल के बाद आपको ये पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम गिवन है, आप वहां से भी देख सकते हैं इसे, ठीक है। आप इसे मेमोराइज कीजिए, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गैमा रेज। अगर मैं रेडियो वेव्स से एक्स रेज या गैमा रेज की तरफ जा रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं इंक्रीजिंग एनर्जी की तरफ मूव कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे इस तरीके से मूव कर रहा हूं कि मैं स्पेक्ट्रम को रीड करते हुए रेडियो वेव से ऑनवर्ड मूव करके एक्स रेज और गैमा रेज तक जाऊं, तो इसका मतलब है कि मैं इंक्रीजिंग एंड की तरफ मूव कर रहा हूं। और मैक्स प्लैंक्स की आपको बेटा इक्वेशन याद होगी, इज इक्वल टू एचएफ। तो उसके मुताबिक आप इंक्रीजिंग एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की तरफ मूव कर रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में डिक्रीजिंग लैम्डा की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है यहां से आप ऑनवर्ड आगे मूव करते जाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? वेवलेंथ कम होती जाएगी। और अगर मैं गैमा रेज वाले एंड से मूव करना शुरू कर दूं और कहां पे जाऊं, मैं रेडियो वेव्स की तरफ जाऊं, तो इसका मतलब है मैं ऐसे मूव कर रहा हूं। मतलब मैं गैमा रे से मूव कर रहा हूं रेडियो वेव्स की तरफ, तो इसका मतलब है मैं इंक्रीजिंग लैम्डा की तरफ मूव कर रहा हूं। या दूसरे लफ्जों में आप देख सकते हैं कि एनर्जी क्या होगी, अब आगे मूव करते जाएंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, या दूसरे लफ्जों में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये सारी की सारी बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और एक स्पेक्ट्रम में शो करेंगे। तो ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को शो कर रहा है, हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब यहां पे ना एक रीजन मैंने शो किया है विजिबल। इसका मतलब ये हुआ कि विजिबल से इस तरफ देखें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड, तो ये इनविजिबल रेडिएशन है तमाम। और इसी तरह से विजिबल से आगे देखें, अल्ट्रावायलेट की बात कर लें, एक्स रेज की बात कर लें, गैमा रेज की बात कर लें, तो ये भी सारी क्या होंगी? इनविजिबल होंगी। तो अब ये जो विजिबल रीजन है, इस रीजन में जरा देखते हैं कि कौन कौन सी रेडिएशंस मौजूद होंगी, मतलब कौन कौन से कलर्स होंगे जो हमें विजिबल होते हैं। ये 7 कलर्स पे कंसिस्ट करती है। देयर आर 7 कलर्स, तो हम इन्हें यूं मेंशन कर सकते हैं, विबग्योर, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये हमारे पास विजिबल रीजन में जो आने वाली डिफरेंट लाइट्स हैं वो हैं रेड कलर की लाइट, ऑरेंज कलर की लाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। अब मैंने इसे ऐसे ही क्यों लिखा है? ऐसे इस वजह से लिखा है बेटा कि जैसे जैसे हम इस एंड से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारी जो वेवलेंथ है बेटा वो कम हो रही है। इसका मतलब है सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की होगी और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होगी। तो मैं यहां पे ये मेंशन कर सकता हूं कि जो रेड की वेवलेंथ है, लैम्डा ऑफ रेड, ये बाकी तमाम कलर्स में से जितने भी कलर्स मौजूद हैं उनमें से ज्यादा है। तो वेवलेंथ ऑफ रेड
इज ग्रेटर देन, लेट से मैं कह देता हूं यहां पे ब्लू। अब यहां से आप एनर्जी के बारे में भी बता सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा एक्सप्रेशन आपको याद करवा दूं जो बेटा आप लोगों ने पढ़ा था, वो ये है, एनर्जी E इज इक्वल टू HF, ठीक है, और F की जगह क्या आ जाएगा, C ओवर लैम्डा। तो रिलेशन बन गया E इज प्रोपोर्शनल टू F एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो स्काई है इसका कलर ब्लू हम कहते हैं, ये किस वजह से होता है, ये स्कैटरिंग की वजह से होता है। अब ये याद रखिएगा कि स्कैटरिंग का और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है। तो द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग एंड स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज टू पावर 4। ये स्कैटरिंग आप याद रखिएगा। आप वेवलेंथ का ऑर्डर आपको पता है तो आप यहां से इन कलर्स की स्कैटरिंग के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप डायफ्रैक्शन की बात करें, डायफ्रैक्शन बेसिकली बैंडिंग होती है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये जो विजिबल रीजन में आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं, इनमें से सबसे ज्यादा बैंडिंग किसकी होगी, तो बैंडिंग के लिए आप लोग ये चीज रिलेशन याद रखिएगा, बैंडिंग ऑफ कलर इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी बैंडिंग सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि विजिबल रीजन में वो कौन सा कलर है जिसकी बैंडिंग सबसे ज्यादा है, तो भाई जिसकी लैम्डा वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी बैंडिंग ज्यादा होगी। तो बैंडिंग किसकी ज्यादा होगी, इन तमाम कलर्स में से रेड की बैंडिंग सबसे ज्यादा होगी। स्कैटरिंग की बात करें तो स्कैटरिंग किसकी ज्यादा होगी, अगर ऑप्शन में वॉयलेट और इंडिगो मौजूद नहीं है, बाकी ये रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, तो सबसे कम वेवलेंथ जिसकी होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी, तो ब्लू की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में बेटा आपको वॉयलेट भी है, इंडिगो भी है, तो ऑब्वियसली आप वॉयलेट टिक करोगे। अगर वॉयलेट नहीं है, इंडिगो मौजूद है, तो इंडिगो टिक करोगे। अगर ये दोनों मौजूद नहीं है, ब्लू की बात करें तो आप ब्लू टिक करोगे। अब ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनकी जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। एप्सिलॉन नॉट के बारे में आपने सेकंड ईयर में पढ़ा था, इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी, ठीक है जी, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है जी। तो इन दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट ले 1 से डिवाइड करें, तो सी स्पीड ऑफ लाइट आती है हमारे पास, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आम जो वेव्स होती हैं, ठीक है जी, साउंड वेव्स वगैरह या मैकेनिकल वेव्स जो भी हैं जितनी, उनके लिए हम यूज करते हैं V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लेकिन बेटा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसमें हम लोग यूज करेंगे C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और C एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और यहां से हम डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के टॉपिक से रिलेटेड। तो बेटा फर्स्ट एमसीक्यू को देखिए जरा। Our first MCQ is which of the following has higher momentum? Alpha, radio waves, beta, ultraviolet rays, Charlie, X-rays और डेल्टा में है रेड लाइट। अब बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की जा रही है और इसका जो मोमेंटम है आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा। ये रिलेशन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 19 में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 19 में आपने ये रिलेशन देखा होगा। H बेसिकली यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि जो मोमेंटम है इसका रिलेशन वेवलेंथ के साथ इनवर्स आ गया। तो क्वेश्चन में तो हमें बोला जा रहा है कि हायर मोमेंटम किसका होगा, तो इसका मतलब है कि जिसका मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो बेटा गिवन ऑप्शंस में से सबसे कम वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट की नहीं है, ये बेसिकली एक्स रेस की है, ठीक है। वैसे तो सबसे कम वेवलेंथ गैमा रेस की है, लेकिन हम अगर ऑप्शंस को देखें तो यहां पर एक्स रेज हैं जिनकी इन तमाम चारों ऑप्शंस में से वेवलेंथ सबसे कम है। तो बेटा गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और हमारा आंसर है दैट इज चार्ली एक्स रेस। बेटा अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट एमसीक्यू इज चूज द करेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। अभी बेटा हम लोगों ने एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया था और उस स्पेक्ट्रम में हम लोग रेडियो वेव्स से कहां तक गए थे, गैमा रेस तक गए थे। तो हमें एनर्जी का ऑर्डर याद होना चाहिए। अगर मैं रेडियो वेव से मूव करके आगे जा रहा हूं तो इसका मतलब है मैं इंक्रीजिंग एनर्जी की तरफ जा रहा हूं। तो अल्फा में गिवन है एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एक्स रेज इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ गैमा रेस। तो ये तो बिल्कुल गलत है जी। सबसे ज्यादा एनर्जी तो गैमा रेस की होती है, उसके बाद कम किसकी होगी, मतलब गैमा रेस से थोड़ी सी कम एक्स रेस की, उसके बाद अल्ट्रावायलेट। तो बीटा में कह रहे हैं सबकी एनर्जी सेम है, तो बीटा भी ऑप्शन नहीं हो सकता।
तो बेटा जो गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट है दैट इज एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट इज लेस देन एनर्जी ऑफ एक्स रेज इज लेस देन एनर्जी ऑफ गैमा रेज। या सिंपली मैं ये कह सकता था एनर्जी ऑफ गैमा रेज इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एक्स रेज एंड एनर्जी ऑफ एक्स रेज इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट। तो चार्ली ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ए सिग्नल विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 150 मेगाहर्ट्ज, अल्फा 10 मीटर, बीटा 2 मीटर, चार्ली 5 मीटर, डेल्टा 20 मीटर। तो बेटा उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है जी व्हाट इज द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, वेवलेंथ पूछी है। तो हम लोग यूज करेंगे C इज इक्वल टू एफ लेमडा। और बेटा मैं इसे यूं लिख सकता हूं लेमडा इज इक्वल टू C ओवर एफ। आइए अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। लेमडा बेटा एज इट इज रहेगा। C एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी हुई है 3 × 10⁸, हमें वैसे भी याद है 3 × 10⁸। और बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है जी हमें 150 मेगा हर्ट्ज। हर्ट्ज उसके यूनिट हो गए और मेगा एक प्रीफिक्स है, तो ये बनेगा 150 मेगा की जगह 10⁶ आ जाएगा। अब बेटा इस रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए मैं लिखूंगा 3 और 8 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 150 एज इट इज, और आगे 6 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। देखें ये तो कैंसिल हो गए ना आपस में, ये जीरोस इनके साथ कैंसिल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 0। मैंने ये बेटा कैलकुलेशन मैं इस वजह से करवा रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे ये पूछते हैं सर हमें कैलकुलेशन नहीं आती है। आप कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं, आप 10 की पावर को भी सॉल्व कर सकते थे, मैंने सिंपली ऐसे कर दिया। अब ऊपर 30 है, नीचे 15 है, ये आ जाएगा 2। तो बेटा जो वेवलेंथ है हमारी दैट विल बी 2 मीटर, और मीटर यूनिट है वेवलेंथ के। तो बेटा गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है दैट इज बीटा 2 मीटर। आइए अब एक और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा बेटा एमसीक्यू है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद ए वेवलेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, अल्फा 2.5 गीगाहर्ट्ज, बीटा अल्फा 2.4 गीगाहर्ट्ज, बीटा 2.5 गीगाहर्ट्ज, चार्ली 250 मेगाहर्ट्ज और डेल्टा में है 0.25 मेगाहर्ट्ज। देखिए अब बेटा हमें वेवलेंथ गिवन है और हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, तो रिलेशन बेसिकली हम लोग यही यूज करेंगे, C इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो अगर मैं यहां से फ्रीक्वेंसी लिखना चाहूं तो बेटा मैं फ्रीक्वेंसी को लिख सकता हूं C ओवर वेवलेंथ। तो C को मैं लिखूंगा 3 × 10⁸, और बेटा वेवलेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो 12 एज इट इज रहेगा, सेंटी क्या होगा 10⁻²। अब एक और काम करते हैं, ये डिनोमिनेटर में -2 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2, तो इसका मतलब है ऊपर बनेगा 3 × 10⁸ +2 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हो जाएगा जी 3 1 3, और डिनोमिनेटर में बेटा 4 आ जाएगा, तो ये बनेगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, देखें 1/4 आ गया, 1/4 होता है 0.25, और ऊपर साथ हमारे पास आ जाएगा 10⁻10। अब साइंटिफिक नोटेशन में जरा इसे लिखिए, जब इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो जो डेसिमल पॉइंट है सॉरी उसकी लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो मैं इसे 1 पॉइंट आगे मूव करूंगा। जब इसे 1 पॉइंट आगे मूव करेंगे इट विल बी 2.5 10⁻9 हर्ट्ज, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2.5 गीगा हर्ट्ज। ठीक है जी। तो बेटा गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है दैट इज बीटा 2.5 गीगा हर्ट्ज। आइए बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? सीपीएस इज द यूनिट ऑफ व्हाट? अल्फा फ्रीक्वेंसी, बीटा एम्पलीट्यूड, चार्ली फेज, डेल्टा गेन। तो बेटा ये जो सीपीएस है ये साइकिल पर सेकंड है, आप इसे यूं लिख सकते हैं साइकिल पर सेकंड। और ये किसके यूनिट्स हैं? याद रखिएगा बेटा ये फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हैं, ये कॉमनली यूज्ड यूनिट्स नहीं है। फ्रीक्वेंसी के जो कॉमनली यूज्ड यूनिट्स होते हैं बेटा वो हर्ट्ज होते हैं, तो ये जो साइकिल पर सेकंड है, वाइब्रेशन पर सेकंड है, ये फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं। तो बेटा गिवन ऑप्शन में से जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है दैट इज अल्फा फ्रीक्वेंसी।